अपनी सरकार से पूछता है भिलाई। एपिसोड का दूसरा पार्ट। आज बात करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, जिनसे चर्चा करेंगे। वो शख्स है केशव बंछोर। नगर निगम रिसाली के सभापति बने, भिलाई निगम के 2 बार पार्षद रहे, तीसरी बार चुनाव लड़े और रिसाली निगम के पार्षद बनकर सभापति बन गए हैं। उनसे पूछेंगे, रिसाली चूँकि नया निगम है, 13 वार्डों से 40 वार्ड में बना है और 40 वार्ड के बाद वो निगम बनकर पहला इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। तमाम विषयों पर बात करेंगे। थे लाइन में तो आपको ही फाइनल क्यों कर रहे हैं? क्यों? श्री सिन्हा फाइनल हुई है, लेकिन दौड़ में तो सीमा साहू भी थी। कोई नेता बताया होगा, और नेता ने तभी बताया होगा जब उसके बारे में बातें हुई होगी। आप अपनी निगम अपनी बिल्डिंग तो जल्दी बना लेता है, लेकिन बाकी काम क्यों पेंडिंग कर देते हैं? कितनी दिनचर्या बदल चुकी है आपकी? दिनचर्या लगभग वार्ड में मैं अब कम समय दे पा रहा हूँ। दिनचर्या लगभग वैसे ही है। सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, 2 घंटे 2.5 घंटे वार्ड के लोगों के साथ गार्डन में रहना, वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना, और उसके बाद घर आके अभी जो हो रहा है, घर आके रेडी होके ऑफिस जाना। पहले ऐसा रहता था कि मॉर्निंग वॉक के बाद 2 से 3 बजते थे घर पहुंचने में, नहाने के लिए। वार्ड में नाली सफाई, झाड़ी सफाई, और किसी ने कोई काम बता दिया, कोई काम आ गया। वैसे भी पार्षद का काम अनलिमिटेड रहता है, कोई ख़त्म रहता है, मतलब होता ही नहीं है। हाँ, पार्षदों का ना नहाने खाने का टाइम नहीं होता। कोई फिक्स टाइम नहीं होता। केशव बंछोर के बारे में थोड़ा बताइए कि केशव बंछोर का बचपन से लेकर राजनीतिक कैरियर कैसे कुछ रहा, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा केशव बंछोर की कहानी। मैं भिलाई में ही पैदा हुआ, यहीं मरोदा में वाटर सप्लाई का स्टाफ क्वार्टर है, वहाँ बचपन से रहा। पूरी पढ़ाई लिखाई भिलाई में हुई, और स्कूलिंग के बाद कॉलेज के ज़माने में हम लोग 94 में युवक कांग्रेस से जुड़े। उस समय नेता कौन थे? उस समय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे यहाँ, और हमारे नेता बृजमोहन सिंह हुआ करते थे, साडा उपाध्यक्ष थे उस जमाने में। वो एकदम युवा रहे होंगे तो। हाँ, एकदम युवा थे। आज भी है युवा। आज भी ब्रिज भैया युवा है। तो अध्यक्ष वगैरह भी हुए थे संगठन में तब। ब्रिजेश राय, हमारे एक स्वर्गीय ब्रिजेश राय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे भिलाई नगर। उनके साथ पदाधिकारी के रूप में हम लोगों ने काम करना शुरू किया, और उस समय बृजमोहन सिंह जी हमारे नेता थे। उस समय वो साडा के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। लक्ष्मण चंद्राकर जी अध्यक्ष थे साडा भिलाई के। राजनीति में कैसे आए? मतलब उस समय युवा थे तो पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता था कि आ गए राजनीति में? पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम लोग शुरू से सोशल वर्क में बहुत वो करते थे। सोशल वर्क करना बहुत अच्छा लगता था। सोशल वर्क करते करते साथियों के साथ युवा कांग्रेस की राजनीति शुरू हो गई। जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो गया और राजनीति में आ गए। राजनीति की बात हो रही तो केशव बंछोर को कब लगा कि वो सभापति बनने जा रहे हैं? मतलब क्या आपको पहले से लग गया था कि आप ही बनेंगे सभापति? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। एक दिन पहले 5 जनवरी जब हम लोगों का शपथ ग्रहण था पार्षदों का, 4 जनवरी की रात में मंत्री जी आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी ने बुलाकर जिम्मेदारी का मुझे एहसास कराया, और उन्होंने बताया कि मुझे बना रहे हैं सभापति करके। जी, मतलब आपको ये नहीं पता कि और भी लोग थे लाइन में, तो आपको ही फाइनल क्यों कर रहे हैं? क्यों पे नहीं गए? नहीं, यहाँ मुझे लगता है बनने का कारण 3 बार का पार्षद था मैं, 2 बार MIC मेंबर रहा हूँ, तीसरे बार फिर चुनाव जीता। क्योंकि ये डिजर्विंग भी थे, ऐसा लोग भी कहते थे। कि एक बात ये भी है कि जब भिलाई निगम में रिसाली निगम का प्रस्ताव आया था रिसाली बनाने के लिए, तब केशव बंछोर और नरेश कोठारी थे जो MIC जो कुर्सी छोड़ के वहाँ से चले गए थे कि जब तक रिसाली निगम का प्रस्ताव फाइनल नहीं होगा तब तक वो कुर्सी में नहीं आएंगे। हाँ,
रीजन रहा होगा कहीं ना कहीं। देवेंद्र यादव जी महापौर हमारे, आज सम्माननीय विधायक जी, हमारे छोटे भाई के अध्यक्षता में बैठक चल रही थी भिलाई नगर निगम में, जिसमें प्रस्ताव आया था रिसाली को अलग करने का। इधर के 13 वार्डों को पृथक करके रिसाली नगर निगम गठन करने का एक प्रस्ताव आया हुआ था। तो उस दिन देवेंद्र यादव जी उसको ये सोच के कि पूरी जानकारी के साथ इसको मंगाया जाए, प्रसाद अधूरी थी, तो हम लोगों को थोड़ा सा लगा था कि ये हमारे क्षेत्र के साथ थोड़ा सा अन्याय हो जा रहा है, ऐसा लगा था, देरी हो रही है। तो हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव होके मंच से मीटिंग से बाहर आ गए थे। उसके बाद उसका इम्पैक्ट तो पड़ा होगा ना, मतलब फ़ोन ऑन आए होंगे, यार बैठक से क्यों उठ के चले गए आप लोग, इसका मैसेज गलत जा रहा है, ये भी तो बातें हुई होगी। हाँ हुई थी, बातें तो हुई थी। मेयर की बात करेंगे, चूँकि आपसे आपके नेताओं से भी हम बात करेंगे, लेकिन आप चूँकि सीनियर है रिसाली के, तो आपसे भी पूछना बनता है। शशि सिन्हा फाइनल हुई है, लेकिन दौड़ में तो सीमा साहू भी थी, हमारे यहाँ कट गई। हमारे यहाँ आरक्षण जब आया रिसाली नगर निगम का, महिला ओबीसी, और हमारे यहाँ ओबीसी महिला पुरानी कोई पार्षद नहीं थी, तो जितनी भी महिलाएं थी ओबीसी कैटेगरी की, सभी लगभग दावेदार थी, ऐसा हम लोग मान के चल रहे थे। आपने बोला सीमा साहू जी का नाम, तो वो आप लोगों का ही बनाया हुआ नाम था। अच्छा, मीडिया ने बनाया था। मीडिया ने बनाया हुआ। उनकी बातें क्यों हो रही थी, मतलब ऐसा लोग क्यों बोलते थे कि क्या मंत्री तामत साहू समाज से हैं, तो लोगों को ये लगता था कि साहू समाज को प्रतिनिधित्व देंगे। हाँ, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच हो सकती है, पर मुझे लगता है मीडिया ने ऐसा एक माहौल बना दिया था। मीडिया को भी कहीं से पता चला होगा ना, कोई नेता ही नहीं बताया होगा कि यार सीमा साहू का नाम फाइनल हो रहा है, आप लोग खबर ब्रेक कर सकते हो, खबर लिख सकते हो, कोई नेता बताया होगा। और नेता ने तभी बताया होगा जब उसके बारे में बातें हुई होगी। अब इसके बारे में मीडिया वालों से ज़्यादा मैं नहीं जान पाऊँगा। ठीक है, चलिए। एक चीज़ और है कि जब आप शशि सिन्हा फाइनल हुई, शपथ ग्रहण वगैरह सब कुछ हुआ, तो सीमा साहू का एक वीडियो आया था, भिलाई टाइम्स ने सबसे पहले दिखाया था वीडियो को। सीमा साहू रो रही थी, तो ताम्रध्वज साहू जी ने उनको संभाला, उनको ढाढ़स बंधाया कि आगे बेटर है, बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सीमा साहू के साथ। जी, आज भी पार्षद ही है, एमआईसी मेंबर भी नहीं बन पाई। जी, सभी नए पार्षद हैं। पार्षदी का अनुभव पार्षदों को क्षेत्र की जनता चुन के भेजती है, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्षेत्र की होती है। उनका जो क्षेत्र है वीआईपी नगर से वो पार्षद हैं, तो वहाँ बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरतें हैं, सड़कें, नाली, बहुत वहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी है। मुझे लगता है उन्होंने ही शायद उनके इच्छा के अनुसार ही उनको नहीं लिया गया। जितेंद्र साहू की धर्मपत्नी सरिता साहू, अभी आप लोगों ने उनको कांग्रेस सदस्यता अभियान का जिम्मा दिया है, प्रभार दिया है। ऐसा ही एक समय उनको प्रभार दिया था, और उनको जब रिसाली निगम गठन हुआ था, तब से सबसे पहली तस्वीर आई थी, वो भूमि पूजन करने गई थी। तब लोग ये बातें करते थे, अक्सर कार्यक्रम में भी जाती थी भूमि पूजन करने के, लोकार्पण जितेंद्र साहू जी के साथ में, आप लोगों के साथ में। तो लोग ये बातें करते थे कि सरिता साहू प्रोजेक्ट होंगी मेयर के लिए। वो पिक्चर की कहानी बताइए थोड़ा सा। नहीं, सरिता भाभी, सरिता जितेंद्र साहू जी जो हैं, मंत्री जी जब सांसद थे, सांसद का चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से, तब भी पूर्ण रूपेण सक्रिय थी हमारी टीम के साथ। उनके साथ हम लोगों ने घर घर डोर टू डोर प्रचार किया था हर चुनाव में। उसके बाद हमारा पार्षद चुनाव आया, सांसद चुनाव के बाद, उसमें भी वो सक्रिय रही हम लोगों के लिए। उसके बाद ये विधानसभा का चुनाव आया, तो हम लोग सब मिलके डोर टू डोर प्रचार उनके साथ हमेशा से करते आए हैं, वो हमेशा से सक्रिय रहती आई हैं। तो मुझे लगता है उनकी सक्रियता को देख के लोग अनुमान लगाते थे कि हो ना हो यही महापौर होंगी करके। अच्छा, सक्रियता के कारण। ये बातें हो गई। अब बात करते हैं निगम की। निगम नया है, आय का सोर्स नहीं है कोई ढंग का, मतलब ना आपके पास इंडस्ट्री है, एनएसपीसीएल को छोड़ दे तो उसके अलावा और कोई टैक्सेशन कोई सोर्स नहीं बढ़ा, तो फिर ये निगम चलेगा कैसे? निगम पूर्ण रूप, लगभग सभी निगम शासन से मद आता है, उस पर कार्य कराते हैं। यहाँ रिसाली निगम में आय के साधन नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, नया निगम है, संपत्ति कर बहुत बड़ी राशि होती है संपत्ति कर की, भिलाई रिसाली निगम में जो आती है। एनएसपीसीएल बहुत, और बीएसपी से भी संपत्ति कर और
अन्य प्रकार के टैक्स आने हैं, मिलते रहने हैं। और नया निगम है तो स्वाभाविक है आय के नए स्रोत हम लोगों को तैयार करने हैं। वो क्या प्लान है, मतलब क्या कर लोगे आप लोग? मतलब अभी देखो एक प्लान, कुछ लोग ये भी बोलते हैं, आपके कांग्रेस से जुड़े लोग हैं और भी तमाम पदाधिकारी भी है, वो उनका कहना है कि जो धनोरा वाला बेल्ट है, धनोरा, उमरपुटी, पुरई, जो बेल्ट है जहाँ पे कॉलोनियाँ विकसित हुई हैं लगातार, बोरसी से जो इलाका है अपना रिसाली से लगा हुआ, उनको अगर अपन रिसाली में शामिल कर ले तो शायद एक बहुत बड़ा आय का जरिया उन कॉलोनियों से हो सकता है जहाँ से टैक्स आ सकते हैं। उस पर क्यों प्लान नहीं कर रहे हैं? अब नया निगम है, मंत्री जी आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी जब सांसद थे तब से हम लोग संपर्क में उनके रहते थे, लगातार सतत संपर्क में रहते आए। हम लोग क्षेत्र की समस्याओं से उनको अवगत कराते थे। उन्होंने समझा इस क्षेत्र की समस्या को, जाना परखा, और किसी ने मांग नहीं की थी रिसाली नगर निगम अलग से बनाने की। मंत्री जी ने यहाँ के ज़रूरत को समझा और बिना किसी मांग के उन्होंने प्लान किया कि इस क्षेत्र का विकास अगर करना है तो एक अलग निगम इसको बनाना पड़ेगा। भिलाई बहुत बड़ा हो जाता है, भिलाई नगर निगम यहाँ ध्यान नहीं दे पाती है, तो उन्होंने बिना कहे ही ये प्रस्ताव बनवाया और जनता को सौगात दी है। और मंत्री जी का सपना है इस निगम को, छोटा निगम है, इसको आदर्श निगम, मॉडल निगम बनाने का। तो हम लोग सब, हमारी पूरी टीम, अभी जितने भी निर्वाचित होकर पार्षदगण आए हैं, हमारी पूरी टीम मंत्री जी के उस सपने को पूरा करने हेतु दृढ़ संकल्पित है। मंत्री जी के मार्गदर्शन में और भी जो भी हमारे सीनियर हैं उनके मार्गदर्शन में हम लोग उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं कि हम रिसाली नगर निगम को मॉडल कैसे बना सकते हैं। आपके इलेक्शन को लेकर एक बातें होती है कि हमने देखा भी उस इलेक्शन के दौरान कि आपके ना बैनर दिखे, ना पोस्टर दिखे, सिवाय पम्पलेट के लिए आपने सिर्फ पम्पलेट बंटवाया है, ना होर्डिंग्स भी नहीं दिखे, मतलब जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं वो सब नहीं दिखे। तो बिना ताम झाम के चुनाव कैसे लड़ लिए? नहीं, ये मेरा तीसरा चुनाव था। पूरा हर तीनों चुनाव मैंने इसी तरीके से लड़ा। हमारे मरोदा सेक्टर के लोगों की जागरूकता है जिसके कारण मुझे यहाँ, हम लोगों को चुनाव पूरी टीम लड़ती है, मैं अकेले नहीं लड़ता। मेरे सीनियर, मेरे साथी, मेरे शुभचिंतक, हम सब मिलके चुनाव लड़ते हैं। तो मरोदा की जो जनता है, मरोदा के जो निवासी हैं, वे लोग ना डीजे से प्रभावित होते हैं, ना पोस्टर बैनर से प्रभावित होते हैं। अब हम लोग यहीं पैदा हुए हैं तो लगभग घर घर में हम लोगों का सीधा संबंध रहा है और रहता आया है। नए लोग भी आते जाते रहते हैं बीएसपी के क्वार्टर होने के कारण। तो सीधा संपर्क मेरा और मेरे साथियों का लोगों से हमेशा बना रहा है। इसलिए किसी भी चुनाव में माइक और पोस्टर बैनर के इस्तेमाल करने की ज़रूरत आज तक नहीं पड़ी है। आपके चुनाव में हमने ये देखा, लेकिन आप लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, सब कुछ सही था। बीजेपी के जो प्रत्याशी थे पवार जी, उन्होंने इस बार आपको ज़्यादा टक्कर दे दी थी। पिछली बार से आपका मार्जिन कम हो गया था, वो इस बार मार्जिन क्यों कम हो गया? कैंटीन की एमएनसी थी आपके खिलाफ में? नहीं, क्या था, पिछले बार से वार्ड छोटा हुआ हमारा। पहले मैं 6600 मतदाता के बीच में चुनाव लड़ता था, इस बार 3200 वोटर थे, सिर्फ 2 वार्ड हो गया मरोदा सेक्टर हमारा। इसलिए ये अंतर दिख रहा है कि लीड कम हो गई करके। और लोग अपेक्षा करते केशव बंछोरे तो ठीक ठाक लीड ले ही लेंगे, 1000 तो प्लस मान ही रहे थे। हाँ, नहीं, चुनाव लड़ने शुरू दिन से, जिस दिन से प्रत्याशी तय हुआ मैं और सामने वाली पार्टी के प्रत्याशी जब तय हुए, उसी दिन से हम लोगों की जीत तय हो गई थी। हम लोग सिर्फ ये जो चुनाव प्रचार करते हैं वो घर घर जाके डोर टू डोर जो कर रहे थे, वो लोगों को अवेयर करने के लिए, डेट बताने के लिए कि उस तारीख को आना है, आपको वोट डालना है करके, वोट डलवाना था। वोट डालने के लिए, डेट बताने के लिए हम लोग घूमते थे। क्योंकि जो स्थिति थी मरोदा में जो हम लोगों ने कोरोना काल में किया, तो पूरा वो था। और लोगों से, हाँ, आपने बताया लोगों को कोरोना काल में आप साथ में खड़े। हाँ, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। देखा लोगों ने लगातार कोरोना काल में, मेरी और मेरे साथियों की, मेरी टीम की सेवा भावना से लोग परिचित थे। जब मार्च के महीने में दूसरी लहर में, फरवरी मार्च में लोग घर से नहीं निकल रहे थे, तब मैं और मेरे साथी कोरोना टेस्टिंग में ड्यूटी कर रहे थे, ड्यूटी दे रहे थे, सेवा दे रहे थे लोगों को। कांग्रेस सब तमाम लोग आपकी टीम। हाँ,
एक बात और थी, चुनाव के दौरान एक चर्चा हुई थी, सामने आई थी कि आप लोग पवार जी के पर्सनल होकर प्रचार कर रहे हैं, पवार जी के खिलाफ में। तो ये आप लोग को नुकसान हुआ और ये बात मंत्री जी तक पहुंची, जितेंद्र साहू जी तक पहुंची। उन्होंने आपको बोला भी, टोका कि ऐसा प्रचार नहीं करना चाहिए। क्या कुछ ऐसा कुछ प्रचार हुआ था? नहीं, टोकने वाली बात नहीं हुई थी। प्रचार जो आप बोल रहे हैं, सामने वाले प्रत्याशी के जो कृत्य रहे हैं उससे लोग अनभिज्ञ ना रहें करके मेरे कुछ साथियों ने लोगों को उनका जो पुराना इतिहास रहा है, पुराने जो कृत्य रहे हैं उससे अवगत कराया। उसी बात को शायद आप कह रहे हैं। तो आपके नॉलेज में था क्या? मुझे बाद में पता चला वो। आपने नहीं कराया ऐसा, लेकिन आपके साथियों ने कर दिया था? हाँ, मेरे को बाद में पता चला। इसको लेकर शायद मंत्री जी नाराज हुए थे, ऐसा सुना था मैं। अच्छा, नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई इस संबंध में। और हो रही है कि जिन वार्डों में कांग्रेस हार गई है वहाँ विकास कार्य नहीं हो रहा है। ये बातें मतलब कॉमन है, ऐसा लोग बोलते हैं कि हर जगह पे ही होता है कि जिसकी सरकार रहती है, अगर उस दल का नेता वहाँ ना चुना जाए तो वहाँ पे विकास कम होता है। जहाँ पे अपने लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा विकास करते हैं। ये बातें हैं। यहाँ पे भी बातें हो रही है, जैसे कि तालपुरी की बात हम कर रहे हैं। मेरे पास एक फ़ोन आया था कि यहाँ पे कांग्रेस हार गई है, इसलिए यहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। ऐसे कई वार्ड हैं जहाँ पे कांग्रेस हारी, रिसाली निगम क्षेत्र में, वहाँ पे विकास नहीं हो रहा है। क्या मंत्री जी नहीं चाहते वहाँ विकास हो? नहीं, बिल्कुल गलत बात है ये। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सभी पार्षदों से मिलता हूँ और कार्यालय में बैठ के बीजेपी के भी पार्षद। ये आरोप बीजेपी वाले भी लगा रहे हैं अभी तक। हाँ, देखिए, कुछ ऐसा भी रहता है, पार्टी धर्म भी निभाते हैं। अपने लोग जीते तो उनको थोड़ा ज़्यादा मदद करो, पुशअप करो। नहीं, विरोध करना ही है करके किसी भी तरीके से किसी भी बात पे विरोध करते हैं, पर ऐसा कहीं भी नहीं है। कहीं भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है किसी कार्य को। कहीं भी कार्य करने के लिए मंत्री जी की ऐसी कोई मंशा नहीं है। उनका एकदम स्पष्ट वो है, कहना है कि जहाँ भी मूलभूत ज़रूरत की चीज़ें हैं, सबसे पहले मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जाए। तो अखबारों में पूरा हिसाब दे दिए कि मैंने कौन से वार्ड में कितना करोड़ का काम कराया, कितने कम का वो किया। जी, बिल्कुल। रिसाली नगर 26 दिसंबर 2019 को रिसाली नगर निगम अस्तित्व में आया। उसके बाद यहाँ हम लोगों की पार्षदी मैं आपको टोकूंगा। ये प्रोजेक्ट राज्यसभा सांसद निधि से बन रहा था। ये गार्डन डीपीएस के जस्ट अपोजिट है। ये इतना डिले क्यों हो रहा है? मतलब 2 साल से मैं इसको देख ही रहा हूँ, अब कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रहा है? आप तो सभापति भी बन गए हैं। मैं इसको दिखवा लेता हूँ। महापौर जी यहाँ का दौरा कर चुकी हैं। मुझे अभी इसके बारे में पूरी जानकारी है नहीं, मैं इसको पता करवा लेता हूँ। पेंडिंग है, मतलब बहुत लंबा प्रोजेक्ट है। शायद मेरे हिसाब से राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। मुझे याद है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि मैं रिसाली की क्षेत्र की जनता को एक ऐसा गार्डन देना चाहती हूँ जो बहुत ऐतिहासिक हो। तो ये शायद वही गार्डन है, लेकिन पेंडिंग बहुत लंबा हो गया। ये ठेकेदार को आप लोग कुछ बोलते नहीं क्या? दिखवा लेता हूँ मैं। गार्डन वगैरह बनने में वैसे टाइम बहुत लगता है, बाकी इसमें लेट क्यों हो रहा है मैं दिखवा लेता हूँ। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं रिसाली निगम। रिसाली निगम इस वक्त अभी स्कूल में संचालित हो रहा है, चूँकि रिसाली के पास कोई बिल्डिंग नहीं है और मेयर, सभापति, कमिश्नर और तमाम डिपार्टमेंट यहाँ पे संचालित होते हैं। तो हम जो चेंबर भी जहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे केशव बंछोर का चेंबर है सभापति का, ये वही चेंबर है जहाँ पे केशव बंछोर का स्कूलिंग हुई है। और इसी चेंबर पे केशव बंछोर के HM बैठते थे। बात सही है? मैंने आपके समर्थकों से पूछा है बात। सही बात है। मेरी दूसरी से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई इसी स्कूल में हुई है। अच्छा, और उसमें मतलब सन कौन सी की बात होगी? ये 83 में रिसाली सेक्टर बना, ऐसा मेरे को लगता है। 83 में मैं क्लास दूसरी में था तो ये स्कूल खुला। सेक्टर 10 BSP स्कूल से हम लोग पहली पढ़ के फिर दूसरी में यहाँ आए थे। आपके HM का नाम पता है आपको? नागवंशी सर थे, ऐसा मेरे को याद आता है। अभी है, नहीं होंगे। नागवंशी सर, पता करना पड़ेगा। सभापति का काम जस्ट अलग होता है। मेयर का काम दिन भर घूमना फिरना, और सभापति संवैधानिक काम है और सामान्य सभा का संचालन करना। बिल्डिंग तो है नहीं आपके पास, कहाँ करोगे सामान्य सभा? यहाँ इसी परिसर में हॉल बन के तैयार होने वाला है। सभागार बन रहा है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। मैंने बन जाएगा? हाँ, 1 महीने के अंदर बन जाएगा, ऐसा उम्मीद है। ऐसी बाकी काम को भी जल्दी जल्दी निगम के अधिकारियों को करना चाहिए कि कई काम ऐसे जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप निगम अपनी बिल्डिंग तो जल्दी बना लेता है, लेकिन बाकी काम क्यों पेंडिंग कर देते हैं? नहीं, पिछले 1.5 साल में रिसाली नगर निगम बनने के बाद कोरोना काल के बावजूद 2019 26 दिसंबर को रिसाली नगर निगम अस्तित्व में आया।
माननीय मंत्री ताम्रध्वज साहू जी के आशीर्वाद से यहाँ लगभग 100 करोड़ रुपए के काम या तो स्वीकृत हैं और लगभग हो चुके हैं। 80 से 100 करोड़ रुपए के काम, 80 करोड़ के काम लगभग हो चुके हैं और हम लोगों ने टोटल किया था तो 100 करोड़ के कार्य हैं, जिसमें से भूपेश बघेल 3 बार आ चुके हैं, 3-4 बार। सीएम साहब का भी विशेष आशीर्वाद हमारे रिसाली नगर निगम को प्राप्त है। चूँकि रिसाली निगम को एक बार में बना देना मतलब ये बहुत कम होता है ऐसा। वो बार बार अपने भाषण में बोलते हैं कि रिसाली एक बार में निगम बन गया, ये तो नगर पालिका परिषद बनती और या फिर नगर पंचायत बनता, डायरेक्ट निगम बनना मतलब बड़ी बात है। हाँ, 1 लाख के जनसंख्या पे नगर निगम गठित होता है, लगभग उतनी जनसंख्या हमारे पास थी और ताम्रध्वज साहू जी के प्रयास से, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये निगम अस्तित्व में आया। कि इस बिल्डिंग में स्कूलिंग भी हुआ है आपका टोटल, आपने यहाँ पे पढ़ाई की, यहाँ पे आपके एचएम बैठते थे। उस समय की कुछ कहानी याद है आपको, मतलब कोई रोचक किस्से कहानी? केशव बंछोर के स्कूल के दिन कैसे थे? क्या आप पीछे बैक बेंचर्स थे कि सामने बैठते थे टीचर के सामने? नहीं, मैं सभी गतिविधियों में बराबर रहता था। ड्रामा, म्यूज़िक, ये सब जो स्कूल में, मिडिल स्कूल में होते थे उसमें रहता था। हमारे एक हरदेल सर थे, अभी भी हैं हरदेल सर, रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने एक कंपटीशन में हमको भेजा था, सतत प्रश्न करके ड्रामा था, नाटक था और स्काउट हुआ करता था हमारे स्कूल में। मैंने भी उसमें भाग लेने की कोशिश की पर मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। क्यों? शायद चुस्ती फुर्ती के मामले में हुआ था, ऐसा लगता है। वो चुस्ती दिखानी पड़ेगी यहाँ पे, वो चुस्ती फुर्ती दिखानी पड़ेगी। तो ये थे केशव बंछोर, सभापति रिसाली निगम के पहली सभापति बने हैं। इनका नाम स्वर्णिम दर्ज रहेगा क्योंकि पहला होता है। तो इस तरह के बाकी इंटरव्यूज़, बाकी एमआईसी मेंबर और बाकी जो निगम है, अब बचे हैं चरोदा निगम के मेयर, सभापति का भी इंटरव्यू करेंगे और रिसाली निगम की जो मेयर है शशि सिन्हा, उनका भी इंटरव्यू हम जल्द लेकर आएंगे। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भिलाई टाइम्स, सब्सक्राइब करें। आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा या कोई सवाल जो हम रिसाली मेयर से पूछें, वो सवाल आप कमेंट में कर सकते हैं। धन्यवाद।